हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? थिंक कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं ओलेंद्र यादव। आपको मैं एलटी ग्रेड की साइंस का बैच ले रहा हूं। आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं और आज है वेक्टर फिजिक्स का तीसरा क्लास, जिसमें आपको समझने को मिलेगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, मतलब सदिशों का योग क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने समझा था कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, और उससे भी पहले हमने समझा था कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सारी बातों को हमने उन्हें डिस्कस कर लिया है पहले दो लेक्चर्स में। आज हम लोग समझेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, अर्थात सदिशों का योग क्या होता है, उसका नियम क्या दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो, नोट्स बनाते चलना। मज़ा तभी आने वाला है आपको पढ़ाई का जब नोट्स आपका अच्छा रहेगा। अगर नोट्स अच्छा नहीं है तो समझो रिवीजन किस चीज़ का करोगे, आप पीपीटी से रिवीजन करोगे? अरे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, पीपीटी वीपीटी चक्कर मत पड़ो, है ना। ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो कंटिन्यूसली नोट्स को नहीं बना पाते हैं। तो आप इस चीज़ में बहुत सीरियस रहिए। ठीक है, जितना ही अच्छा हो, सस्ता हो सकता है ऑनलाइन, जितना इजीली टीचर उपलब्ध हो जा रहे हैं, उतना ही आपके लिए हानिकारक हो जाएगा अगर नोट्स और इन चीज़ों को मेंटेन करते हुए नहीं चलेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आज का डेमो लेक्चर। ठीक है, तो देखो पहले में चलिए हम लोग समझते हैं। तो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हम आज समझेंगे, सदिशों का योगफल क्या होता है। तो सदिशों का योगफल बेसिकली ना बच्चों दो प्रकार से किया जाता है। उनका ज्योमेट्री को देख के उनका सम बताया जाए, अपने जो ज्योमेट्री के नियम हैं उनका उपयोग करके, मतलब ज्यामिति का, या फिर फॉर्मूला बेस्ड हम फॉर्मूले याद कर लें। क्योंकि आप जानते हैं लेकिन एग्जाम्स में बार बार आप ज्योमेट्री को बनाना टिपिकल होता है। जहाँ इजी ज्योमेट्री रहेगा वहाँ हम ज्योमेट्री से सॉल्व कर लेंगे, और जहाँ हमें ज्योमेट्री इजी नहीं दिखेगी वहाँ हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगा के आंसर ले लिया करेंगे। हम दोनों मेथड समझेंगे बारी बारी से। तो आइए सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में जो है ना, तीन मेथड हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज हम त्रिभुजों की सहायता से, त्रिभुज की सहायता से आप पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर को उनके हेड और टेल से ज्वाइन किया जाए तो तीसरा जो वेक्टर होता है, पहले के टेल से दूसरे के हेड को अगर ज्वाइन कर रहे हैं, त्रिभुज की दूसरी तीसरी भुजा जो बन रही है, वो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट होता है, परिणामी वेक्टर होता है, परिणामी सदिश होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पैरेललोग्राम लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ में अपन क्या पढ़ते हैं कि हम लोग समांतर चतुर्भुज की दो अगल बगल की एडजेसेंट, ठीक है ना, संलग्न भुजाओं को अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लें तो इनका जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो क्या कहता है, ये कहता है इनका रिजल्टेंट की बात बताता है। ठीक है ना, ये कहता है इसका परिणामी वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से पॉलीगॉन में हम दो से अधिक वेक्टरों को अगर जोड़ना है तो हमें आवश्यकता पड़ेगी पॉलीगॉन लॉ की। ठीक है बच्चों, ठीक है, जब लिख के पढ़ाते हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, वो आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, पीपीटी बहुत, देखो मैं बार बार आपको समझाऊंगा, पीपीटी के चक्कर में मत पड़ो, आप नोट्स अपना बनाओ। नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके लिए वो घातक होगा, क्योंकि पीपीटी से पीपीटीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, एक एक टॉपिक 10-10 लेक्चर होंगे, आप मिस अरेंज हो जाएगा, आपके लिए टिपिकल हो जाएगा नोट्स को प्रिपेयर करना और रिवीजन के लिए चीज़ों को तैयार करना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात आपको कहानी पूरी समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को। चलिए हम लोग सबसे पहले आज समझेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है। ठीक है ना बच्चों, फिर ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो देखो, तो हम लोग आज समझने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस चीज़ को हम समझेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब त्रिभुज का नियम, सदिश के योग का त्रिभुज का नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये कहता क्या है, स्टेटमेंट पहले मैं बता देता हूँ, फिर डायग्राम से समझाता हूँ, या यूँ कहें कि आप डायग्राम से समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बट मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। कह रहा है कि इफ़ यू हैव टू वेक्टर, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और उन्हें हम हेड टू टेल, अगर हमारे पास मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, समझना चीज़ों को, वेक्टर बी का जो कोण हॉरिजॉन्टल से वो थीटा है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ, ध्यान से देखते जाओ। अब आगे जो बोला मैं डायग्राम इसी की हेल्प से डिफाइन करता जा रहा हूँ।
द वेक्टर दैट क्लोज द ट्रायंगल फ्रॉम द टिल टू टिल ऑफ द फर्स्ट, मतलब वह सदिश जो पहले ए जो वेक्टर है, वेक्टर ए सदिश के टिल से पुंछ भाग से शुरू होकर वेक्टर बी के सिरे तक शीर्ष भाग को जोड़ रहा होगा, जो कि क्या होगा, त्रिभुज का तीसरा भुजा कहलाएगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट्स देयर सम, वह उनका योग बताता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह उनका परिणामी वेक्टर होता है। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली बना के समझाता हूँ, इधर आपको साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास वेक्टर एक ए है, ठीक है, ये ए है, अब बी को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे, और बी का क्या है, हॉरिजॉन्टल से मतलब क्षैतिज से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए के सिरे को हम लोग बी के पुंछ से जोड़े हैं, यही बोला था कि अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, वो त्रिभुज की दो भुजाओं को बताते हैं, तो तीसरी जो भुजा होती है वो उनके योग को बताती है। और हम वेक्टर को किस प्रकार से रखेंगे कि पहला जो नोन वेक्टर है, ज्ञात वेक्टर है, उसका जो शीर्ष है दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़कर रखेंगे। समझ पा रहे हैं ना बात? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बातें? ठीक है बच्चों, फिर आगे हम कह रहे हैं कि अगर इसका त्रिभुज की जो तीसरी भुजा, मतलब हम वेक्टर ए के पुच्छ भाग से वेक्टर बी के सिरे को जोड़ें, ठीक है, तो जो वेक्टर बनेगा आर वेक्टर, यही इन वेक्टर का सम होगा, अर्थात इन दोनों वेक्टर का योग होगा। इसे मॉड ऑफ हम लोग कह सकते हैं ए प्लस वेक्टर बी। समझ रहे हैं ना? समझे बच्चों? आप क्लियरली समझ गए हैं? कोई डाउट नहीं रहा ना? ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि वेक्टर ए के सिरे को वेक्टर बी से जोड़ा जाए, बी के पुच्छ भाग से जोड़ा जाए, तो जो तीसरा वेक्टर ए के पुच्छ भाग से बी के सिरों को जोड़ा जाएगा, उल्टा नहीं करना है, याद रखना, वो नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ए का पुंछ भाग और बी का सिरा अगर जोड़ा जाए किसी एक वेक्टर के द्वारा, तो ये जो वेक्टर है ये कहीं न कहीं हमें क्या बताता है, इन दोनों वेक्टर के योग को बताता है। इसी को हम कहते हैं वेक्टर सम ऑफ ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, अब देखो अगर हम लोग लिख लें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर, वेक्टर आर, तो यहाँ पर समझना, ये जो आर है ये क्या है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तीसरा वेक्टर है जो कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है। और ये क्या बता रहा होता है, ये हमें क्या बताता है, बताओ जल्दी से, ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम, मतलब कि सदिशों का योगफल होता है। आर जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और आर की डायरेक्शन क्या है, ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में जो आर की डायरेक्शन है, आर की जो दिशा है, आर की जो दिशा है वो ए के रेस्पेक्ट में, वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में अल्फा डिग्री पर है बच्चों, ठीक है ना, अल्फा डिग्री पर। ये जो कोण यहाँ पर देखना डायग्राम में, ये जो कोण बनेगा अंदर वेक्टर ए के सापेक्ष, जो अल्फा इसे नाम दे दें, तो वो वेक्टर आर परिणामी वेक्टर का जो कोण है किसके सापेक्ष, वेक्टर ए के, मतलब वेक्टर ए से वो किस दिशा में है, अल्फा डिग्री पर है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर रहेगा? ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल का रूल पता चल गया आपको, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो तीसरा वेक्टर है वो ए के टेल से और बी के हेड से जुड़ेगा, तभी वो वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो वेक्टर सम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बच्चों। समझ पाए हैं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रश्न है इसी पर आधारित है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। ये क्या कह रहा है, अ गर्ल मूव्स 3 मीटर ईस्ट, एक लड़की है वह ईस्ट की तरफ, पूर्व के तरफ 3 मीटर जाती है, ठीक है, और देन सी टेक 90 डिग्री टर्न, मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, तो ठीक है, वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में गई है, कितना मीटर, 3 मीटर गई है। ये ईस्ट दिशा होती है ना, ये पूर्व की दिशा होती है।
अब यहाँ से वो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली है, कितना मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर ऊपर गई, ठीक है ना बच्चों, 4 मीटर ऊपर गई। आपसे पूछा जा रहा है कि लड़की का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब विस्थापन कितना की है लड़की, तो ये ट्रायंगल रूल से आप बता सकते हो। आपको यहाँ देखो कि वेक्टर, जो पहला वेक्टर 3 मीटर का वेक्टर है, इसका ये सिरा और दूसरे का पुंछ आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, पहले के पुंछ से बी के सिरे को, 4 मीटर वाली रेखा के सिरे को ज्वाइन किया जाए तो ये इसका विस्थापन बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर लगाएं पाइथागोरस का प्रमेय, तो आपको यहाँ दिख रहा है ना कि इसने बोला भी कि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण से टर्न कर रही है वो, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है पूरा साफ साफ कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है किसी भी तीसरी भुजा को निकालने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर आर जो है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो होगा, वो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 25 रूट के अंदर, इसको अपन कह देंगे 5 मीटर। वैसे तो मुझे तो याद रहता है चीजें, है ना। आपको मैं बता दूं, अब 4 और 3 के रेशियो में अगर हाइट एंड बेस है, ऊंचाई और आधार किसी त्रिभुज का, और समकोण त्रिभुज है, वो 4:3 रेशियो में तीसरी भुजा अपने आप 5 मीटर की होगी, याद रखना है इसे, ठीक है ना। अब ये 5 मीटर का हो गया। अब ये जो कोण है, बड़ी भुजा के सामने वाला 53 डिग्री का होता है और छोटी भुजा के सामने वाला 37 डिग्री का होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो आपने बता लिया कि वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने वाला है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब ऑप्शन में आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट का जो परिमाण है उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की दिशा भी, विस्थापन की दिशा भी आपको बताना है, ठीक है ना बच्चों। तो विस्थापन की दिशा कैसे बताओगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम कहें कि अगर ये नॉर्थ, देखो समझना, आपको पता है ये जो डायरेक्शन होती है इस तरह से लिखी जाती हैं, ये जो होता है ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण इस तरह से होते हैं। तो जो तीन वेक्टर 3 मीटर का है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा मैं क्लियर डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम दिशा बताने के लिए। ये 3 मीटर का वेक्टर, ठीक है, और ये आपका हुआ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हो गया आपका 4 मीटर वाला वेक्टर, ठीक है ना। अब आपने बताया, मैंने बताया कि ये 4 मीटर के सामने वाला कितने डिग्री का होता है, 53 डिग्री का होता है, ठीक है, उसके सामने वाला 37। अब यहाँ पर देखो रिजल्टेंट वेक्टर का आपको डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम यहाँ के हिसाब से समझें तो ये ये ईस्ट से मतलब पूर्व से कितना 53 डिग्री पर है, पूर्व के उत्तर में 53 डिग्री है। कोई ऑप्शन ऐसा है पूर्व के उत्तर में, जबकि पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तर के पूर्व में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दक्षिण के पश्चिम में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तर के पूर्व में, वही कॉपी कर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिला, हम सॉल्यूशन के हिसाब से अगर 53 डिग्री से आंसर देंगे तो 53 डिग्री वाला आप बहुत लोग ये गलती करेंगे, पहला वाला टिक करके निकल जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है, बट ए ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि आप अगर पढ़ के देखो, कह रहा है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब उत्तर के पूर्व में, और जबकि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ईस्ट के नॉर्थ में है, पूर्व के उत्तर में है, तो 53 डिग्री पूर्व के उत्तर में है, ना कि उत्तर के पूर्व में। तो हम इसको एक यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो अगर ये 53 है तो ये कितना होगा 37 होगा, और ये कौन सी दिशा नॉर्थ है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर है, परिणामी सदिश है, वह उत्तर से 37 डिग्री, सॉरी उत्तर के पूर्व में 37 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 मीटर विस्थापन है, और सॉरी वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर के, आपको दिखाया ना डायग्राम बना के, उत्तर के 37 डिग्री, इधर उत्तर ये था, उत्तर से 37 डिग्री पर रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। है तो 53 डिग्री पूर्व के उत्तर में, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है भाई, ठीक है। अगर ऑप्शन में होता तो करेक्ट हो जाता, आपको इधर से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं सभी को सवाल समझ में आया होगा।
आप तो पूरा लेक्चर देखते नहीं हो। अब हमें समझना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। चलो समझते हैं इसको। पैरेललोग्राम मतलब समांतर का नियम, ठीक है, सदिश के योग का समांतर का नियम, हम लोग सदिशों के योग का समांतर का नियम कहें, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है ना। इसको समझते हैं है क्या। ये देखो दो बच्चे हैं ना, ये ब्लॉक को खींच रहे हैं। ये मान लो पहला बच्चा F1 फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा बच्चा कितना लगा रहा होगा, F2 फोर्स लगा रहा होगा। और अगर आपको ऐसे भी मैं पूछूं, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा होगा, जो ये लकड़ी है इस पे जो नेट फोर्स कुल बल लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बताओ। सोचो जल्दी से, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। नहीं समझे ना, समझ जाओ यार, समझ में आ गया होगा, मास्टर हो आधे तो, ठीक है। ये जो फोर्स है ये तीसरा डायगोनल, ये डायगोनल जो होगा ये होगा, इसे अपन कह सकते हैं एफ नेट। समझे ना, नहीं समझे, ठीक है मैं बताता हूँ। अब हम लोग ये फोर्स वाले से समझने की कोशिश किए कि अगर एक बालक ऊपर तरफ खींच रहा है और एक बालक बालक नीचे की तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ लगने वाला है, ना ऊपर लगने वाला है ना नीचे, बीच में लगने वाला है। और ये अगर ऊपर वाला जो है एक एक साइड हो जाए पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का, दूसरा वाला दूसरी साइड हो जाए, दोनों क्या है संलग्न भुजाएं हैं। अब तो दूसरा बीच से जो गया वो क्या है, डायगोनल है अर्थात विकर्ण है। तो पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, परिणामी सदिश होता है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर वही कहना चाह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द एडिशन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मान लो हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया है ए और एक वेक्टर हमने ले लिया है बी। तो बी जो है मान लीजिए थीटा डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से, ए हॉरिजॉन्टल में है। तो अगर ये दोनों जो हमारे पास ए और बी वेक्टर हैं, अगर इन्हें हम मान लें दो एडजेसेंट साइड समांतर चतुर्भुज का, एडजेसेंट मतलब संलग्न एक दूसरे के बगल जो लगी हुई भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये है जो, इसे हमने वेक्टर बी मान लिया और इसे हमने वेक्टर ए मान लिया, समझे बच्चों, ठीक है। और बी और ए के बीच कितना एंगल है, थीटा डिग्री का, ठीक है। तो अगर हम इस चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये चतुर्भुज का जो ये विकर्ण है यही क्या होगा, परिणामी वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा। इसी को हम कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, परिणामी सदिश यही होने वाला है, ठीक है। दिशा वैसे बताएंगे, ठीक है। अगर इसकी दिशा सोचें तो अल्फा डिग्री ए से है, ए से अल्फा डिग्री और बी से हम मान सकते हैं बीटा डिग्री पर है। तो आपको ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया क्या, बताओ, समझ में आया ना। हम फिर से आपको इसको समझाते हैं कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, दो सदिश हमारे पास हैं, वेक्टर ए सदिश ए और वेक्टर बी सदिश बी, अगर हम उन्हें किसी एक समचतुर्भुज के सॉरी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं मानते हैं, तो उनके बीच जो संलग्न भुजाएं हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर, उनका सम जो आएगा, उनका जो योग आएगा, वो इस समांतर चतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण के बराबर होगा। और अगर उसका ए के रिस्पेक्ट में, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन देखें, दिशा देखें, तो वह अल्फा डिग्री होगा, किसके सापेक्ष, वेक्टर ए के सापेक्ष। और अभी हम लोग एनालिटिकल मेथड जब समझेंगे तो वहाँ ये भी समझेंगे कि कितना डिग्री कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। हम अभी ये बताना चाह रहे हैं डायग्राम की हेल्प से, जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने बताया आपको कि तीसरी जो भुजा होगी वो वेक्टर सम को बताएगी, इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ में जो बीच वाले जो उसका विकर्ण है वो हमें सम के बारे में बताता है, वेक्टर सम के बारे में बताता है, सदिश के योग के बारे में बताता है, जो दो सदिश अल्फा डिग्री पर है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है, जो वेक्टर हेड टू टेल होते हैं उनमें बताने के लिए यूज किया था, नॉर्मली मैंने रियलाइज किया। और पैरेललोग्राम लॉ क्या है, जब संलग्न हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेम अगर होता है, तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें किसका यूज कर लेना चाहिए, हमें टेल से टेल अगर मिल रहे हैं तो पैरेललोग्राम लगा के जल्दी से इससे लाना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया क्या। तो यहाँ भी हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, समझे ना। आर जो है
आर का अगर मॉडुलस ले लिया जाए, आर एक्चुअली अगर इस पे से वेक्टर साइन हटा लिया जाए तो ये क्या करता है, लेंथ ऑफ टोटल जो है, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो क्या हमें बताने वाला है, वो बताने वाला है वेक्टर सम के बारे में। और उसका जो अल्फा डिग्री एंगल है ए के सापेक्ष वो दिशा बताता है हमें, ठीक है ना। यहाँ बातें समझ में आई यहाँ तक सभी को? ठीक है, मैंने 2 बार समझा दिया और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रही होंगी ये सब बातें, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। चलो ये क्वेश्चन एक आपके सामने है। देखो ये 2 डायग्राम बनाए गए हैं, ये आपको विजुलाइज करने के लिए बनाए गए हैं किस तरह से वेक्टर सम किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल है, उसको सवाल को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पढ़ो सवाल जल्दी से आप। चलो देखो ये सवाल है हमारे पास, ये कह रहा है कि वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, while vector b has the same magnitude and points due south, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, स्पेसिफाई द डायरेक्शन रिलेटिव टू ड्यू वेस्ट। देखो इस डायग्राम में से नहीं देखना है, हम बना रहे हैं। कह रहा है कि वेक्टर a हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, पहला वेक्टर जो है, पहला वेक्टर जो a है उसका जो मैग्नीट्यूड परिमाण है वो 10 यूनिट है और वह किधर जा रहा है, एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, ये पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है। तो बना लेते हैं बच्चों कि वेक्टर a जो है वह पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है और इसका जो परिमाण है, इसका परिमाण कितना है बच्चों, 10 यूनिट दिया गया है, 10 यूनिट। अब कह रहा है कि जो वेक्टर v है, जो वेक्टर b है, ये जो है ये उतने ही मैग्नीट्यूड का परिमाण उसका उतना है, उसकी लंबाई क्या है, उतनी ही लंबाई है और वह किधर मुख किए हुए है, साउथ डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी 10 यूनिट का है। अब बताओ क्या आप इन दोनों का सम नहीं कर पाओगे, आराम से कर लेंगे। ये इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये डायगोनल होगा, डायगोनल होगा कि नहीं होगा, ये विकर्ण होगा कि नहीं होगा, बताओ, अरे बताओ, अभी फॉर्मूला नहीं जानते हो, ज्योमेट्री से समझना है। अब देखो अगर ये 90 डिग्री पूरा है, अगर हमने इसको इस तरह से ज्वाइन किया तो ये वाला कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। और इसकी लंबाई जो पूरा है, समझना यार थोड़ा सा ना बढ़ा लेते हैं। देखो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और जो इनका रिजल्टेंट होगा, परिणामी इनका योग होगा, ये होगा। तो ये अगर हम लोग इसको बना लें, ये 10 यूनिट का है वेक्टर ए और वेक्टर बी भी कितना है, 10 यूनिट का। अब आप देखो तो अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इनका जो सम है ए प्लस बी है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। अगर ये 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट, तो ये भी 10 यूनिट होगा। अब बताओ ये अगर त्रिभुज में देखो आप, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10√2, तो 10√2 यूनिट है, ठीक है ना। तो a प्लस बी हमें यहाँ पता चला कि a प्लस बी कितना यूनिट है, ए प्लस बी जो है वह है 10 यूनिट, दोनों वेक्टर का जो योग है, सदिशों का योग है कितना है, 10 यूनिट, समझ पाए हैं ना, ठीक है। अब दिशा कितनी है, दिशा कितनी है, अब बताओ कि समकोण त्रिभुज की दोनों अगर लंब और आधार की लंबाई बराबर हो तो जो कोण होते हैं कितने डिग्री होते हैं, 45 डिग्री, तो ए भी 45 डिग्री का और ए भी 45 डिग्री का, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर देखा जाए, रिजल्टेंट वेक्टर अगर देखा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन से, ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो वेस्ट डायरेक्शन से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा से 45 डिग्री पर परिणामी सदिश है। समझ पाए हैं क्या, अरे समझ जाओ, पीछे घुमा के देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को करते हैं, बी पार्ट को। तो बी पार्ट में कह रहा है
कि इन दोनों वेक्टर का क्या बताना है, a माइनस बी बताना है, ठीक है ना। माइनस करने की आवश्यकता नहीं होती है, सम ही करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे अपन, है ना। चलो देख लेते हैं। वेक्टर a है हमारे पास, जो कि कितना यूनिट, 10 यूनिट का है। वेक्टर b हमारे पास है, थोड़ा तिरछा उर्छा बन जाता है, माइंड करके चलना, 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। 10 यूनिट है, ठीक है। वेक्टर b कितना है, 10 यूनिट है। अब बताओ, अच्छा इधर माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बताया गया इधर b बनाया गया, तो ये ऊपर तरफ क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो नीचे प्लस बी वेक्टर, और ऊपर जो डायरेक्शन कर दी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस हो जाए। जानते ही हैं कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। अब इसका रिजल्टेंट तो वही होगा, 10√2 ही होगा। डायरेक्शन वेस्ट से कितना आएगा, वेस्ट से कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो वेस्ट से, पश्चिम से उत्तर की ओर, पहला वाला पश्चिम से दक्षिण की ओर था, पश्चिम से दक्षिण, या यूं कहें पश्चिम के दक्षिण पहले वाला था a प्लस बी। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर हिंदी में समझें, पश्चिम के उत्तर में है भाई, ठीक है। समझ पाए होंगे ना, सारा खेल समझ में आ गया है, क्लियर है ना बच्चों। चलो डाउट होगा तो कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है ना। अब हमें समझना है पॉलीगॉन लॉ, ठीक है ना। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ क्या होता है बताओ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन बहुभुजों का नियम, ठीक है। वेक्टर सम का बहुभुज का नियम, ठीक है, मतलब सदिश के योग के बहुभुज का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब हमारे पास दो से अधिक वेक्टर आ जाएं, दो से अधिक वेक्टर आ जाएं, तब हम उन्हें किस प्रकार से जोड़ेंगे उसकी बात बताता है। समझने की कोशिश करते हैं। इसे हेड टेल मेथड भी कहा जाता है, याद रखना। पॉलीगॉन लॉ को हेड टेल मेथड कहा जाता है, हेड टेल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ को हम क्या कह सकते हैं, हेड टेल मेथड। हेड टेल मतलब हेड से टेल को जोड़ना, हेड से टेल को जोड़ना, हेड से टेल को जोड़ना, याद रखना। हेड टेल मेथड भी इसे बोला जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलो इसे, यह जो है ट्रायंगल लॉ, या जो भी पीछे लॉ पढ़े हो इनका एक्सटेंशन है, ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। कैसे है उसी को हम समझेंगे, ठीक है। और इनका प्रयोग जो होता है दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए। अगर हमारे पास दो से अधिक वेक्टर हो जाएं तो हम कैसे जोड़ेंगे, दो वेक्टर थे तो ट्रायंगल से या पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ लेते थे, लेकिन दो से अधिक यहाँ देखो दिख रहे हैं, तो दो से अधिक वेक्टर अगर हमें जोड़ने हैं तो हम किसका यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी हैं, तो हम पैरेललोग्राम लॉ का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसमें वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, ठीक है। तीन वेक्टर हमने लिया है, दो तीन से और क्लियर समझ में आएगा, और बाकी तो आपके पास है ही, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं, इसे ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है, हेड टू टेल। अब देखो, अगर पहले का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से जुड़ता चला गया है, ठीक है ना। अब हमें बताना है वेक्टर सम। तो देखो क्या करेंगे, ये जो जो पहले का, जैसे जिस ऑर्डर में उसके अपोजिट ऑर्डर में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पहले वेक्टर का जो टेल है अंतिम वेक्टर के हेड से जोड़ा जाए, तो ये जो है लाइन, ये रिप्रेजेंट करने वाली है सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, सभी सदिशों का योग बताता है, समझ रहे हैं ना।
अब इसे आगे आप न्यूमेरिकली समझेंगे चीज़ों को। अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि पॉलीगॉन लॉ जो होता है वह दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, और ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन किस प्रकार से है, तो देखोगे आप ना कि सबसे पहले इन दो भुजाओं को लेके एक ट्रायंगल बना लिया जाएगा, फिर ये जो इनका सम आएगा ए प्लस बी जो आएगा, इनका यूज करके हम लोग ए प्लस बी और सी के साथ लेकर आर निकाल लेंगे, ठीक है ना। या फिर यूं हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू, ठीक है ना। समझ पाए हैं, पॉलीगॉन लॉ इसी कहा जाता है, ठीक है। बहुभुज का नियम, सदिश के योग के बहुभुज का नियम हिंदी में कहें तो, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है। विक्टर एडिशन ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर जो है, हम वेक्टर आर को हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी, या इसे कह सकते हैं वेक्टर बी प्लस ए। इसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे ए प्लस बी कहो या बी प्लस ए कहो, ये क्या है, कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसी को कहा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझे बच्चों, ठीक है। मतलब हम चाहे ए में बी को जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दो प्लस चार करें या चार प्लस दो करें, आंसर हमारा वही आने वाला है। इसी को कहा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। क्लियर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसको और तरीके से थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं आप। मान लो ये वेक्टर जो बनाए हैं, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे आया। अब देखो ये दो तरह से आ सकता है, ठीक है ना। अगर हमने क्या किया, अगर हम पहले तरीके ए प्लस बी सोचना चाह रहे हैं, तो देखो हम अरेंज कर लेंगे ए बी को इस तरह से। ए को हमने लिखा और बी का पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया। आपको पता है कि वेक्टर को पैरेलल समांतर शिफ्टिंग करने से, एक जगह से दूसरे जगह जाने से उस वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हमने क्या किया, वेक्टर बी को यहाँ समांतर शिफ्ट कर लिया, इसे वेक्टर बी कहा। तो ये जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम इसे अब इसे कैसे कह सकते हैं, आर बराबर ए प्लस वेक्टर बी। दूसरी बात अगर हमें समझना बी ए कैसे लिखा जाएगा, तो आप देखो, आप क्या करो, बी को बना लो एग्जैक्टली वैसे ही, ए को पैरेलल शिफ्ट कर लो। ए को जब पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये बी वेक्टर है, और अब आप ऊपर ले जाएंगे ए को, ठीक है। ए को अगर हम पैरेलल समांतर शिफ्टिंग कर लेते हैं इसका, ए का, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या बता रही है, हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर बता रही है। अब इसे हम लोग कहेंगे, देखो इसे पहला माना गया, ठीक है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बन जा रहा है, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। तो याद रखना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में वेक्टर जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि हम चाहे वेक्टर ए सदिश ए में बी को जोड़ें या सदिश बी को ए में जोड़ें, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम बस समांतर शिफ्टिंग कर रहे हैं, उनका समांतर यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि समांतर रूप से वेक्टर्स का विस्थापन करने से कोई प्रभाव वेक्टर पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कोई डाउट रहेगा तो बताते जाना आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज आपको देखो बना के डायग्राम दिखाया गया है। आप चाहो थोड़ा सा समझ सकते हो कि हम लोग क्या बताने की कोशिश किए हैं। अगर वेक्टर ए है ये, और वेक्टर बी है, और वेक्टर सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है।
तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएशन मतलब युग्मन कर लेता है, युग्मन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ए प्लस बी कर ले या बी प्लस मतलब बी प्लस सी कर ले, कोई इशू नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो बना इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। सबसे बड़ा इशू तो यही है पढ़ने से। चलिए, ये क्या कहना चाह रहा है, पहली बात हमने समझा कि वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, मतलब उनके वेक्टर के ऑर्डर को चेंज करने, मतलब पहला वेक्टर या दूसरा वेक्टर, चाहे पहले में दूसरा जोड़ो दूसरे में पहला जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाह रहा है, जो आप युग्मन कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव नेचर का होता है, चाहे आप a प्लस बी कहेंगे या b प्लस सी कहेंगे, आपके पास कोई इशू नहीं आने वाला है। तो यहाँ जैसे मैं बनाया है डायग्राम में, मैं अपने से बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास तीन वेक्टर थे, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। अभी थोड़ी देर पहले यही चीज हमने डिस्कस किया था। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि आप रिजल्टेंट निकालो वेक्टर a और b और c का, ठीक है, ए बी सी का रिजल्टेंट निकालो, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। अगर जैसे अगर रिजल्टेंट बोलें तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब युग्मन जो करके हम करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, ट्रायंगल लॉ लगा के, इसीलिए एक्सपेंशन कहा जाता है पॉलीगॉन को। ठीक है ना, अब देखो अगर हमने क्या किया, वेक्टर a का टेल लिया और b का हेड लिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब इसी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं, ठीक है, अब इसी को हम लोग बना सकते हैं। देखो एक डायग्राम से और समझाता हूँ, वेक्टर a लिखा हमने, वेक्टर b लिखा और वेक्टर c। ठीक है, अब हम क्या करें, इस वेक्टर के हेड को इस जोड़ दें, इसके टेल को इससे जोड़ दें, तो ये जो वेक्टर बना नया वाला, तो ये वेक्टर b प्लस वेक्टर c कहलाएगा। अब रिजल्टेंट की अगर बात किया जाए, तो रिजल्टेंट की बात किया जाए तो ये a से c तक रिजल्टेंट बताने वाला है, तो ये तो स्किप हो गया। अब हमारे लिए नया डायग्राम बना, नया ट्रायंगल, तो इसको हमने कहा कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ठीक है ना, तो देखो उसी डायग्राम को हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी डायग्राम को समझ रहे हैं, तो हमारे पास दो रिजल्ट आए और दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ना कि एसोसिएटिव होते हैं, युग्मन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे a प्लस बी प्लस सी कहें या a प्लस बी प्लस सी कहें, कोई इशू नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, ये सब बहुत बेसिक बातें चल रही हैं। बीइंग अ टीचर आप भी बीएससी कर ही चुके हैं और चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आसानी से। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास है एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग समझने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन फॉर्मूला विधि से किस प्रकार से किया जाता है, मतलब सूत्रों का, हम सूत्रों का डेरिवेशन अब करने वाले हैं वेक्टर एडिशन के। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, समझने में कोई प्रॉब्लम है बच्चों, नहीं ना, हो तो बताओ जरूर। ठीक है ना, मैं इसलिए आराम से चल रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप जल्दी जल्दी समझ पाएँ। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और समझें। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ।
एनालिटिकल एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब हम सूत्र विधि समझेंगे, सूत्र कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, इसको समझने की कोशिश करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ कि जो लॉ आप पढ़ें उनको हम लोग पहले तो डायग्राम देख के बताए और हम डायग्राम से सॉल्व भी करने की कोशिश किए, कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब हम अगर डायग्राम का यूज़ ना करके फॉर्मूले का यूज़ करें तो हम किस प्रकार से कहाँ से कैसे निकाल के लाएंगे चीज़ों को। अब मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तीन बातें हमें पहले ध्यान देना है। हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और उनके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से समझेंगे और उसी को एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ में। या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं ट्रायंगल लॉ से समझा सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को समझना, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। डेरिवेशन आ सकते हैं ना मेंस में, ठीक है। प्री के लिए तो आपके लिए क्या सफिशियंट है, प्री के लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेंस के लिए आपको आसानी होगा। अब वेक्टर ए जो है और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और बी का जो कोण बीच का कितना है, थीटा डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को पता है कि अगर हम इसे वेक्टर ए मानते हैं और वेक्टर बी मानते हैं और ये दोनों का जो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं अगर हैं, मान लीजिए इनका टेल टू टेल जुड़ रहा है ना, अगर हम इसे मान लेते हैं तो इनका जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इनका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होगा ना, इनका परिणामी वेक्टर होगा। समझ पा रहे हैं ना, और परिणामी वेक्टर समझ में आया यहाँ तक। अब हम कंप्लीट कर रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है, परिणामी वेक्टर ही निकालना है, ये कितना होगा, किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलो बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको मैं जोड़ दूं, यहाँ बी को शिफ्ट कर दूं, यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया मैंने, बी का पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कर लिया। ठीक है, अब इसे हमने कहा वेक्टर बी, ठीक है ना, वेक्टर बी कहा। अब ये त्रिभुज बन गया, लेकिन अभी ये हमारे लिए सॉल्व करने लायक त्रिभुज नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस त्रिभुज से एक लाइन खींच लेंगे जो आधार पर क्या बना रही होगी, लंब बना रही होगी, ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ये कोण थीटा है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा छोटा सा जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग, इसकी छाया जो आएगी रेजोल्यूशन वेक्टर आएगा बी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा बी साइन थीटा। अब ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है इसे अपन कह सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बड़े वाले ये वाले त्रिभुज में देखना, ठीक है ना, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज में देखना है, अधिक कोण त्रिभुज में नहीं देखना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखना है। समकोण त्रिभुज में एक इसका आधार कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका जो लंब है बी साइन थीटा है, समझे। और ये जो नया त्रिभुज बना है इसका जो एंगल है अल्फा हो गया। यहाँ तक समझ में आई बातें। अब हम इस पे लगाएंगे पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम ये कहता है कि ये जो बना हुआ समकोण त्रिभुज है इसे हम लोग पी क्यू आर कह दें, तो ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें हमें अगर पी क्यू निकालना है तो पी क्यू अगर निकालना है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर जो होगा, कर्ण है ये, हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक। अब पी क्यू स्क्वायर क्या है, ये है आर, तो आर स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट में लेते हैं, पी आर की लंबाई कितनी, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में करते जाना साथ साथ बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो r का स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर,
रूट लगाएंगे तो आर स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर हट जाया करेगा, ठीक है, क्योंकि कर्ण लगा दिए हैं, समझना, वो त्रुटि सुधार लेना, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब अगर देखें यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab कॉस थीटा। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा r बराबर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर, आप सभी को पता है ये वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हमें सिर्फ वहां से b मिलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट के अंदर। अब इसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसे समझा है, वेक्टर r का जो परिमाण होगा वेक्टर, ये कैसे लिख दिया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है, फॉर्मूला बेस्ड। हम सभी जानते हैं कि दो वेक्टर का जो सम होता है, दो वेक्टर का जो सम होता है वेक्टर r बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, दो वेक्टर का जो सम होता है वो ऑलवेज होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का जो कोण होगा, समझ गए, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस दो वेक्टर पहला वेक्टर दूसरा कॉस वेक्टर के बीच के जो कोण है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर सम इस तरह से कर सकते हैं एनालिटिकल। ये फॉर्मूला लिख लेना और याद रखना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लो आप। यही है फॉर्मूला। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला फाइनल। समझना कि जो वेक्टर सम होता है उसका जो परिणाम होता है, जब भी आपको परिमाण निकालने को बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। मान लो यहाँ पर एक वेक्टर ए है, बी है मान लो, और वेक्टर ए है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो हम इसका परिणामी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आया सभी को, किसी को परेशानी दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब हम निकालने वाले हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका किसी एक वेक्टर से कोण क्या होगा। तो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं वो जिससे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे। मान लीजिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, ये आर आ गया। अब इनको हमने मिला लिया और इसे एक्सटेंड कर लिया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इस ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब ये पूरा एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है, अल्फा है। जो रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर जो है, जो वेक्टर ए से कोण बना रहा है उसे हमने क्या कह दिया, अल्फा। लेट द एंगल फॉर्म बाय रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम या विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए इज अल्फा।
मतलब वेक्टर ए से परिणामी वेक्टर का जो वेक्टर आर का कोण है वो अल्फा डिग्री है। ठीक है ना बच्चों। अगर हम इस एक पॉइंट को क्यू पी नाम देते हैं, इसे क्यू नाम देते हैं, इसे आर नाम देते हैं और इसे एन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम ट्रायंगल पी क्यू आर कुछ बात समझने वाले हैं ताकि कोण निकल जाए। ठीक है ना बच्चों। तो ट्रायंगल पी क्यू आर बना के देखते हैं। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। पी क्यू आर में पी आर हमने निकाला है पहले भी। ये है ए प्लस बी कॉस थीटा और ये वाला है बी साइन थीटा। आपने निकाल के देखा है ना पीछे, समझ पा रहे हैं ना। अरे यार, ये अगर थीटा है और ये एंगल बी है तो इसका जो छाया ए पर आएगा, ए ये हमने निकाला था बी कॉस थीटा और इसे हमने क्या कहा था, बी साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, अगर ये कोण जो ये रिजल्टेंट वेक्टर पी क्यू है ना, पी क्यू के बीच क्या है, ए और ये वेक्टर ए है पी आर, तो ए और पी क्यू के बीच एंगल अल्फा है, अल्फा हमें वही बताना है। और बी से कितना है, बी से मान सकते हो बीटा। ठीक है, बट बीटा उसी को रिप्लेस कर लेंगे। अल्फा से समझते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखना। ठीक है, अब आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर या टेन अल्फा यहाँ लिखा जाएगा ना, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, सॉरी टेन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, बी साइन थीटा और बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। इसी प्रकार से बच्चों आप वेक्टर बी का वेक्टर बी के सापेक्ष भी रिजल्टेंट वेक्टर का कोण निकाल सकते हैं। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है और ये थीटा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का बी के सापेक्ष जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। इसे अपन कहेंगे टेन अल्फा। तो याद रखना, क्लियर रहेगा सभी को, डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन देख लेते हैं ये कोण पर आधारित मैग्नीट्यूड की। ठीक है, इसी मेथड में सभी को समझ में आया ना। थीटा कहां से कहां होगा, 0 से 180 डिग्री रहेगा इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो दोनों कोण समझ में आ गए हैं। तो हम यहाँ समराइज कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, समराइज कर लेते हैं। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तो हमारे पास इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, बार बार बता रहा हूं याद रखने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का जो कोण अल्फा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा टेन अल्फा बराबर होगा बी साइन थीटा, मतलब दूसरे वेक्टर का साइन, फिर पहला वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर का कॉस। ये फॉर्मूले दोनों याद रखना। ये किसका है, रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर एंगल अल्फा वेक्टर ए से अल्फा है, अगर हमें कह दिया जाए कि बीटा दूसरे वेक्टर से, तो यही ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 बात बताऊंगा आपको जो आपके लिए बड़ी नेसेसरी बातें हैं। ठीक है, अगर देखो केस 1 समझें, केस वन में अगर हमने कहा जो थीटा है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा मतलब दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो आप इस फॉर्मूले में जब ऊपर फॉर्मूला जो लिखा है
इस फॉर्मूले में जब आप जीरो लिखोगे, ठीक है, लिख के देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में अगर आप जीरो लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसमें आप कॉस थीटा के जगह जीरो लिखोगे तो कॉस जीरो क्या होता है बताओ जल्दी से। कॉस जीरो जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो कॉस जीरो जब 1 होगा तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है, वो मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? बताओ। बताओ जल्दी किसका फॉर्मूला है? ये है यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखो ना यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉपी पे लिखते जाना, मैं हटाऊंगा इसको, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे अपन क्या कह देंगे, इसे अपन कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे क्या कह देंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इसका मतलब जब भी वेक्टर्स के बीच का कोण 90 अंश होगा, सॉरी 0 अंश होगा, तो उनका जो सम होता है, वेक्टर सम होता है, सदिश का योग जो होता है वो कितना आने वाला है, वो अधिकतम आने वाला है। याद रखते हैं पॉइंट बच्चों, ठीक है। जब सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो उनका जो वेक्टर सम होता है, उनका योग जो होता है, उनका परिणाम जो होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब अगर केस 2 देखें, केस 2, अगर वही थीटा जो वेक्टर्स के बीच का जो कोण है, अगर वेक्टर ए है, बी है और वेक्टर ए है, इसके बीच जो थीटा है, ये जो कोण है, अगर ये थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, केस देखते हैं। मान लो थीटा बराबर 180, पहले समझ लेते हैं, 0 समझ लिए तो उसका अपोजिट क्या होगी, 60 डिग्री है। अगर ये 180 डिग्री होगा और आप डिराइव करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आएगा कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। अब इसकी जगह पे जो कॉस 180 का मान -1 होता है, जो कॉस 180 इसका मान कितना होता है, -1, और -1 रखोगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सभी को पता है ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। समझ में आया यहाँ तक बात? तो अधिकतम कब मिलता है वेक्टर का वैल्यू, जब एंगल उनके बीच का 0 होता है, वेक्टर सम परिणामी वेक्टर अधिकतम मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें 90 डिग्री की यहीं पर, कि अगर जो थीटा है, केस 3, तीसरा केस, अगर ये जो कोण है दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना है, ये 90 डिग्री का हो जाए, तो रख लो यार, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाता है, वेक्टर आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। अब cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला भाग तो गायब हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। r बराबर होगा रूट के अंदर वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, ये दोनों के बीच होगा, अधिकतम और मिनिमम के बीच। मतलब कि वेक्टर दो हैं, दो सदिश हैं, उनके बीच का कोण 0 डिग्री है तो अधिकतम होगा, और उनके बीच का कोण 180 है तो मिनिमम सम होगा, फिर घट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट सोच लो, 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट मतलब 3 मीटर पूर्व, 3 मीटर 6 हो जाएगा। अब 3 मीटर पूर्व और 3 मीटर पश्चिम, तो 0 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम देखें तो टेन जो यहाँ तक समझ में आया ना बात, और ये 90 डिग्री पर उनका मिनिमम वैल्यू को बीच का वैल्यू आने वाला है। ठीक है बच्चों, हम लोग कल के लेक्चर में अब सवाल पढ़ेंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है,
बस करते हैं, ठीक है ना। आप सभी को धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए।